इस मूवी का स्टार्ट 200 BC में चाइना में होता है, जब किन स्टेट वे स्टेट के खिलाफ वार जीत गई थी और इस वार में शिन नाम के एक स्लेव ने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया था, जिसकी वजह से वो एक ही वार के बाद बटालियन कमांडर की पोजीशन तक पहुंच गया था। लेकिन इसके लिए शिन को पिछले 6 माह से एक ग्रेट जनरल ओकी ट्रेन कर रहा था। ओकी ने शिन को किन स्टेट जैसी वीकेस्ट साइड के साथ मिलकर दूसरी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स को हराने का टास्क दिया था और अपनी क्लेवर स्ट्रेटेजी को यूज करके वो एक वीकेस्ट साइड को अपने दुश्मन से फाइट करने में हेल्प करता है। इसके कुछ माह बाद हम प्राउड जनरल हियोको को देखते हैं, जो कि अपनी स्टेट के बॉर्डर्स एक्सपैंड करने में बिजी था, लेकिन इस दौरान उन्हें जाओ स्टेट के अचानक हमले का सामना करना पड़ता है। असल में जाओ स्टेट किन स्टेट के खिलाफ वार में होने वाली पहली हार का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि 16 साल पहले होने वाली इन दोनों स्टेट्स की वार के दौरान एक किन जनरल ने बड़ी बेरहमी से उन जाओ ट्रूप्स का कत्लेआम किया था, जो कि सरेंडर कर चुके थे, और तब से ही जाओ स्टेट किन जनरल्स के अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण उनके खिलाफ ग्रज रखती थी। जबकि इस दौरान उन्हें किन स्टेट के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पता चल चुका था कि मिनिस्टर राफू ने किंग आइजे की गद्दी पर कब्जा करने की साजिश रचाई है, इसलिए उनके पास अपना बदला लेने का ये बेहतरीन मौका था। अब क्योंकि जाओ स्टेट का हमला अचानक था, इसलिए आइजे हियोको की आर्मी को नहीं बुला सकता था, जो कि बॉर्डर्स पे ड्यूटी दे रहे थे। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे मिनिस्टर राफू और उसके ट्रस्टेड साथियों को बुलाना पड़ता है, ताकि वो जाओ स्टेट के अटैक से निपट सके। हालांकि आइजे को पता था कि उसका ये डिसीजन उसे उसके अंकल का कर्जदार बना देगा, जिसने थ्रोन हासिल करने की कॉन्स्पिरेसी की थी। लेकिन आइजे को लगता है कि उसके पास राफू के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री के एक बड़े हिस्से को लीड करता था। राफू यहाँ आइजे को एक इमरजेंसी फोर्स बनाने और जनरल मोबू को उसका कमांडर अपॉइंट करने का कहता है, जो कि राफू का ट्रस्टेड साथी था। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल चैंग मोबू को किन स्टेट का वार कमांडर अपॉइंट करने के डिसीजन पर सवाल उठाता है, क्योंकि उसे पता था कि मोबू डिफेंस की बजाय सिर्फ ऑफेंसिव टेक्टिक्स यूज करने का ही माहिर है, और जाओ स्टेट के खिलाफ वार की कंडीशंस ये सजेस्ट कर रही थी कि उन्हें ऑफेंसिव के साथ साथ डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज की भी जरूरत थी। चैंग यहाँ ये सजेस्ट करता है कि सिचुएशन को सिर्फ ओकी ही हैंडल कर सकता है, जो कि इस समय वार से आराम कर रहा था। इसलिए चैंग की रिक्वेस्ट का उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चैंग का इरादा जाओ स्टेट के खिलाफ किन फोर्स को मजबूत करने का था। इसी डिस्कशन के दौरान ओकी और शिन भी रॉयल चैम्बर में पहुंच जाते हैं। ओकी यहाँ रॉयल कमांडर बनने पर आमादगी जाहिर करता है, जिसकी वजह से मोबू, जिसे वार कमांडर के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कंसिडर किया जा रहा था, वो ना चाहते हुए भी बटालियन कमांडर की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि बैटलफील्ड में ओकी के ट्रूप्स को मजबूत किया जा सके। तभी ओकी आइजे के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन की रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से सभी लोग रॉयल चैम्बर से चले जाते हैं, ताकि वो किंग आइजे के चाइना की मेन लैंड पर मौजूद 7 कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट्स को रीयूनाइट करने के मिशन के बारे में बात कर सके। इसी के साथ ही हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है, जब आइजे के ग्रैंडफादर किन स्टेट के रूलर थे और उनका नाम किंग सीसी था। उस टाइम किन स्टेट 6 अजीम जनरल्स की क़यादत में यूनाइट थी, जिनमें ओकी भी शामिल था। किंग सीसी के दौर में किन स्टेट और जाओ स्टेट के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, जिसकी गारंटी के तौर पे जाओ स्टेट ने आइजे के फादर को हिरासत में ले लिया था, जिनका नाम लॉर्ड जैंग था। जैंग की कैद के दौरान ही आइजे पैदा होता है और जाओ में ही अपने फादर के साथ बड़ा होता है। लेकिन फिर एक दिन राफू रॉयल मेंबर्स को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू प्लान करता है, पर वो सिर्फ लॉर्ड चैंग को ही रिकवर करने में कामयाब हुआ था, जबकि आइजे को अपने बचाव के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। कई सालों तक आइजे बिना परिवार के ही बड़ा हुआ था और जाओ के लोगों की तरफ से उसे दुश्मन माना जाता था, जब तक कि ब्लैक मार्केट की एक मर्चेंट शिखा उसे नहीं बचाती और उसे छुपने के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है। कई साल बाद आइजे को किंग सीसी की डेथ का पता चलता है, जिससे आइजे का क्राउन प्रिंस बनने की तरफ अरूज का सफर शुरू होता है, जबकि लॉर्ड जैंग किंग के रूप में थ्रोन संभाल चुका था। इसके बाद किन स्टेट आइजे को रिट्रीव करने के लिए एक जासूस भेजती है, ताकि वो उसे वापस पैलेस ला सके। शिखा और उसके साथियों को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो आइजे की हेल्प करने का फैसला करते हैं, ताकि वो अपनी होमलैंड वापस जा सके, और इसके लिए वो जाओ में मौजूद अपना स्मगलिंग नेटवर्क यूटिलाइज करते हैं। पहले तो वो फोर्ट में मौजूद गार्ड्स को रिश्वत देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फाइनल चेक पॉइंट पर उनका प्लान नाकाम हो जाता है, जब एक गार्ड उस बॉक्स पे तीर चलाता है जिसमें आइजे छुपा हुआ था, जिससे उसका हाथ भी इंजर हो गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पे आइजे इस दौरान काम रहता है, क्योंकि चैंग की तरफ से छोड़े जाने के बाद से उसने इससे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की थी। इस पेन और इमोशंस के कारण वो इस बात पे डाउट करने लगा था कि वो अच्छा किंग बन भी सकता है या नहीं, लेकिन शिखा उसे भरोसा दिलाती है और उसे बाहिफाजत किन स्टेट वापस लौटने की ताकीद करती है। कुछ ही देर में जाओ स्टेट के ट्रूप्स जो कि उनका पीछा कर रहे थे, वो भी
भी उनके करीब पहुंच जाते हैं, जिससे आइजे को स्मगल करने का शिखा का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जाओ ट्रूप्स उन पे तीरों की बारिश कर रहे थे। इसलिए आइजे को बचाने के लिए शिखा और उसके साथी खुद को सेक्रीफाइस करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि आइजे कीन ट्रूप्स तक पहुंच सके। आइजे को जब पता चलता है कि शिखा दुश्मन के तीरों से काफी ज्यादा इंजर हो चुकी है तो उसकी दबी हुई भावनाएं फिर से उभर आती हैं। आखिरी सांसें लेते हुए शिखा उसे वादा करने का कहती है कि वो एक अच्छा लीडर जरूर बनेगा और मेनलैंड चाइना की 7 स्टेट्स को यूनाइट करके उनके बीच होने वाली वार को खत्म करवाएगा। और तब से ही आइजे ने शिखा के साथ अपना वादा पूरा करने की ठान ली थी, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में ओकी जो कि आइजे की एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, वो शिन को जो कि पिलर के पीछे छुपा हुआ था उसे सबको वापस रॉयल चैम्बर में जमा करने की हिदायत देता है, जहां ग्रैंड जनरल सबके सामने कीन फोर्सेस का कमांडर बनने की ड्यूटी को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट करता है। और इसी के साथ ही वो अपने स्टूडेंट शिन को एक स्पेशलाइज्ड यूनिट का लीडर अपॉइंट कर देता है, जिसमें 100 लोग डायरेक्टली उसकी कमांड में थे। आर्मी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए शिन क्योकाई को भी अपने यूनिट में शामिल कर लेता है। उसी रात वार स्टार्ट होने से पहले शिन क्योकाई के साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है, जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा गैर मामूली थी, जो कि उसे असैसिन क्लैन से विरासत में मिली थी। शिन जो कि क्यूरियस था, वो उससे उसके क्लैन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्बैट एबिलिटीज का सोर्स पूछता है। क्योकाई उसे बताती है कि उसके क्लैन ने पीढ़ियों से चले आ रहे स्वॉर्ड डांस रिचुअल के जरिए देवताओं के साथ कम्युनिकेट किया था और रिचुअल के दौरान देवताओं के स्पिरिट्स ने उन लोगों को पोजेस कर लिया था जो कि वहाँ मौजूद थे। इसलिए असैसिन क्लैन के डिसेंडेंट्स दर्जनों हमलावरों से फाइट करने के लिए वही रिचुअल परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिचुअल की शक्ति के बावजूद दूसरे क्लैंस में भी इसी तरह की ही एबिलिटीज पाई जाती थी और कुछ मार्शल आर्टिस्ट अनजाने में उस शक्ति को यूज करते थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल वो थे जिन्हें इस बात का यकीन था कि वो देवताओं का अवतार हैं और उन्हें बुसीन के नाम से जाना जाता था, जिनकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति आम लोगों से काफी ज्यादा थी। अगले दिन ओकी की लीडरशिप में कीन आर्मी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ती है, जो कि जाओ आर्मी को फेस करने के लिए तैयार थी। जाओ आर्मी को 3 बटालियन लीडर कमांड कर रहे थे, जिनके नाम चोसो, मंगोको और फूकी थे, जबकि फूकी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे भी सर्व कर चुका था। दूसरी तरफ ओकी 3 बड़े यूनिट्स को लीड कर रहा था, जिसमें उसके इलीट ट्रूप्स, राफू के ट्रूप्स जिन्हें मोबू लीड कर रहा था और मेन कीन आर्मी शामिल थी। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो मोबू के ट्रूप्स दुश्मन पे अटैक कर देते हैं, जबकि उनके पीछे बैटलफील्ड की बाएं ओर इलीट ट्रूप्स भी मौजूद थे। मोबू के ट्रूप्स हमला शुरू कर चुके थे, जबकि उनके पीछे इलीट फोर्सेस लेफ्ट फ्लैंक पे अटैक कर रही थी। ये ऑब्जर्व करते हुए कि जाओ के रिस्पॉन्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ओकी खुले हमले का ऑर्डर देता है। इसके बावजूद कि उनकी तादाद दुश्मन के मुकाबले में काफी कम थी, वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि दुश्मन कीन फोर्सेस को डिटेक्ट ना कर सके। इसलिए ओकी शिन के यूनिट को ये टास्क देता है कि वो डायरेक्ट अटैक करके फूकी को एलिमिनेट कर दे, जो कि जाओ फोर्सेस का प्राइमरी लीडर था। ओकी को पता था कि फूकी की वारफेयर को एनालाइज करने की एक्सपर्टीज कीन आर्मी की स्ट्रेटेजी के लिए नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए फूकी की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ओकी 100 इन्फेंट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है, इस उम्मीद के साथ कि जाओ कमांडर उन्हें अंडर एस्टिमेट ना कर सके। हालांकि शिन के कुछ साथी पहले तो इस अटैक से हिचकिचा रहे थे, लेकिन शिन के कन्विंस करने पर वो सभी पहाड़ियों पर चढ़ के दुश्मन की पिछली डिफेंस लाइंस में घुसना शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जाओ फोर्सेस भी उस पहाड़ी इलाके में तैनात थी, जिसकी वजह से शिन के ट्रूप्स को एनिमी फोर्सेस से फाइट करना पड़ती है। वो यहाँ दुश्मन को कुछ नुकसान तो पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलसल प्रेस किया जा रहा था। इसलिए शिन अपने ट्रूप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक ग्रुप चट्टान पर रुक के एनिमी फोर्सेस को ब्लॉक करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप जिसे शिन खुद लीड कर रहा था वो चट्टान की पिछली ओर अपना सफर जारी रखेगा, जहाँ फूकी तैनात था। कीन फोर्सेस की हिल एरिया में घुसने की रिपोर्ट्स फूकी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन फूकी पहले ही मेन जाओ फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने में बिजी था, इसलिए वो उस अटैक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि शिन और उसके साथी ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे और उनकी तादाद भी 100 से कम थी। इसलिए शिन का थ्रेट उसकी बड़ी आर्मी के मुकाबले में गैर मामूली था। दूसरी तरफ मेन बैटलफील्ड में ऐसा लग रहा था कि कीन की एलीट फोर्सेस मुसलसल हमलों से डोमिनेट कर रही हैं और दुश्मन को मुसलसल पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कीन वॉरियर्स अपने हमले तेज कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो फूकी की तरफ से सेट किया हुआ एक ट्रैप था, ताकि वो उन्हें एक ही झटके से खत्म कर सके। जैसे ही कीन फोर्सेस आगे बढ़ती हैं, तो फूकी अपने आर्चर्स को तीरों की बारिश करने का ऑर्डर देता है। इस अचानक हमले के कारण ज्यादातर कीन फोर्सेस आखिरकार कमजोर पड़ जाती हैं और अगर इस पर काबू न पाया गया तो कीन फोर्सेस को यकीनन शिकस्त हो जाएगी। शिन और उसके साथी भी इस सारी सिचुएशन को हिल टॉप से मॉनिटर कर रहे थे। वो फूकी पे डायरेक्ट अटैक के लिए तेजी से नीचे उतरते हैं, ताकि कीन फोर्सेस के पूरी तरह से खत्म होने से पहले वो इस बैटल को खत्म कर सकें। इस खतरे को भांपते हुए फूकी की प्रोटेक्टिव फोर्स
बिना टाइम वेस्ट किए शिन के ट्रूप से फाइट करने लगती है। इस दौरान फूकी शिन और क्योकाई की एबिलिटीज को देख रहा था जो कि जाओ फोर्सेस को बड़ी तेजी से हरा रहे थे, जिससे फूकी को पछतावा होने लगता है कि उसे शिन के ग्रुप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो कोई आर्म फोर्स नहीं थी। इससे पहले कि शिन के ट्रूप्स जाओ आर्मी को हराते, फूकी फौरन से अपने सभी ट्रूप्स को रिट्रीट का ऑर्डर देता है, लेकिन फूकी की ये कोशिश थोड़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि शिन और उसका ग्रुप फूकी की प्रोटेक्टिव फोर्स के टाइट डिफेंस में घुसने में कामयाब हो गया था। तभी अचानक से शिन जाओ फोर्स के कमांडर की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है और तलवार के एक ही वार से शिन फूकी को मारने में कामयाब हो गया था, जो कि जाओ फोर्स का मेन कमांडर था, जिसका मतलब ये था कि कीन आर्मी उस दिन की लड़ाई जीत चुकी थी। फूकी की डेथ के साथ ही चोसो फौरन से फूकी की जगह ले लेता है और अपने ट्रूप्स को टेम्परेरी तौर पर पीछे हटने और अपनी बेस को पहाड़ियों में रिलोकेट करने का ऑर्डर देता है। ओकी के हिसाब से आज की उनकी जीत महज शुरुआत थी, जबकि असल लड़ाई अभी बाकी थी। पूरे दिन की लड़ाई के बाद उसी रात शिन और उसके साथी कैंप फायर के गिर्द जमा होते हैं और बैटलफील्ड में होने वाली पहले दिन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अपनी खुशी के दौरान ही वो सब एक आदमी को देख के चौंक जाते हैं जिसने एक बहुत बड़ा वेपन उठाया हुआ था और देखते ही देखते वो उन पे अटैक कर देता है। शिन और क्योकाई उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत उस मिस्टीरियस आदमी से कई कम थी, जो कि खुद को हाउकिन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है, एक बुसीन या कोई वार गॉड जो कि क्योकाई के असैसिन क्लैन में डर पैदा कर रहा था। मूवी के एंडिंग सीन्स में कीन फोर्सेस पर होने वाले हाउकिन के अटैक की रिपोर्ट रॉयल चैम्बर में पहुंच जाती है। चैंग को भी ये रिपोर्ट सुन के रियलाइज हो जाता है कि क्या होने वाला है। उसे कियो को लेकर पास का इंसिडेंट याद आता है, जो कि कीन किंगडम की 6 ग्रेट जनरल और ओकी की लवर भी थी। वो हाउकिन से 1-on-1 फाइट करती है, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो ये रियलाइज करने में नाकाम हो गई थी कि हाउकिन असल में एक पावरफुल देवता का अवतार था। कियो की डेथ से गुस्सा होकर ओकी हाउकिन को 1-on-1 फाइट का चैलेंज देकर बदला लेने की कोशिश करता है और उसे काफी बुरी तरह से इंजर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हाउकिन मौजूदाना तौर पे बच गया था, जिसके बाद वो कहीं गायब हो गया था और उसके ठिकाने का किसी को भी पता नहीं था। ये सुनने के बाद कि ओकी जाओ स्टेट के खिलाफ कीन फोर्सेस को लीड कर रहा है, हाउकिन अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया था। उसी टाइम ओकी का इरादा बैटलफील्ड में अपनी फोर्सेस को उतारने का था और उसे हाउकिन की मौजूदगी का भी पता चल चुका था, इसलिए बैटलफील्ड में उसकी मौजूदगी का माजी के इंतकाम से गहरा ताल्लुक था। इसी क्लू के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।